अमित, हम इस तरह से बिना किसी को बताए शादी करके आ गए हैं, तो तुम्हारे घर वाले नाराज तो नहीं होंगे? सोनम, तुम नाराज होने की बात कर रही हो? अभी देखना तुम, बम फूटेगा बम। मेरी माँ देखना कैसे चिल्लाएगी आगे। लेकिन तुम शांत रहना, ये तो मेरी माँ की आदत है। अरे अमित, ये क्या? ये तो किसे उठा लाया? माँ, मैं इसको कहीं से उठा के नहीं लाया हूँ, बल्कि मैंने इससे शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज। क्या? कोर्ट मैरिज? वो भी बिना मुझे बताए? हे भगवान, देवर जी ने ये क्या किया? लव मैरिज करके आ गए। अब तो माँ जी इन्हें छोड़ेंगी ही नहीं। अब तो माँ जी जैसे मेरे ऊपर अत्याचार करती है, वैसे ही देवरानी जी के ऊपर भी करेंगी। मम्मी, मुझे पता था कि आप कभी भी शादी के लिए राजी नहीं होंगी, बस इसीलिए मैंने कोर्ट मैरिज कर ली सोनम से। बेटा, अब तुमने समाज में मेरी बदनामी तो करवा ही दी है, और वैसे भी ये लड़की लव मैरिज करके आई है, तो भला इसके अंदर क्या ही संस्कार होंगे? अमित, भले ही तुम इसे लव मैरिज करके लाए हो, लेकिन तुम इसे अच्छे से समझा देना अपने घर के तौर तरीके। और हाँ, इसको अच्छे से समझा देना, इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ। और हाँ, इस घर की बहुएं जीन्स टॉप नहीं पहनती हैं, इस घर की बहुएं साड़ी पहनती हैं, और उन्हें घूंघट में रहना होता है। इसको ये सब बातें अच्छे से समझा देना। अगर ये मेरे तौर तरीके से नहीं रह सकती है, तो फिर उसका भी मेरे पास इलाज है। मैं इसे घर से भगा दूंगी, समझी? अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा। आप जैसा कहोगी वो वैसे ही इस घर में रहेगी। अमित, ये तुम्हारी माँ है या कोई हिटलर? भला आज के जमाने में ऐसी बातें कौन करता है? और आज के समय में साड़ी कौन पहनता है? चलो साड़ी तो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर घूंघट कौन करता है आज के समय में? अमित, तुम्हारी माँ ये किस जमाने में जी रही है? अरे यार सुनो, तुम मान जाओ ना। माँ जो कह रही है, जैसा कह रही है वैसे ही तुम रहना इस घर में। आखिर माँ मान गई तुम्हें इस घर में रखने के लिए, तुम इतना तो कर ही सकती हो ना मेरी खातिर। ठीक है अमित, 2 दिन बाद। अरे बहू, नाश्ता बन गया हो तो जल्दी ले आओ। मेरे बेटे को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। मेरे घर में 2-2 बहुएं हैं, लेकिन देखो दोनों मिलकर भी सुबह का नाश्ता नहीं तैयार कर पा रही हैं। माँ, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं सुधरेगी, मुझे इसको सबक सिखाना पड़ेगा। माँ, अब मैं और नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। ये लीजिए जी नाश्ता। अम्मा जी, आज सुबह गैस थोड़ा लीक कर रही थी, इसलिए हमने सिलेंडर बदला। फिर उसके वॉशर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने उसका वॉशर बदला। तो इसीलिए मुझे थोड़ा नाश्ता बनाने में लेट हो गया। ये लीजिए जी, नाश्ता कर लीजिए। अब ये नाश्ता खुद ही खा लेना तुम, नहीं चाहिए मुझे ये नाश्ता। तुम तो ठहरी गंवार, भला तुम्हें टाइम की वैल्यू क्या ही पता होगी। माँ, आज मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगा, तुम्हारी इस बहू से मुझे नाश्ता भी बना के नहीं दिया जाता है। लक्ष्मी, आज तेरी वजह से मेरा बेटा बिना नाश्ता करके चला गया। अगर तुम दोनों थोड़ा जल्दी उठती तो शायद नाश्ता बन जाता, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो दिन होने तक सोने की आदत है ना। माँ जी, हम दोनों तो सुबह जल्दी ही उठ गए थे, लेकिन माँ जी सिलेंडर लीक करने लगा था। मैंने आपसे कहा ना, बस इसीलिए नाश्ता बनाने में लेट हो गया। माँ जी, दीदी सही कह रही है, सिलेंडर लीक कर रहा था, हम दोनों उसी को ठीक कर रहे थे, बस इसीलिए नाश्ता बनाने में टाइम लग गया। जाओ तुम दोनों मेरे सामने से, मुझे तुम दोनों की कोई सफाई नहीं सुननी है। जाओ, अब जाके घर के काम निपटाओ, मुझसे बहस मत करो, नहीं तो अभी दोपहर का खाना भी तुम लोग लेट कर दोगे। दीदी, ये क्या आपके साथ माँ जी और जेठ जी कैसा बिहेव करते हैं, और आप चुपचाप सब सह लेती हैं? आप सच बोल रही थी कि सिलेंडर लीक हो गया था, लेकिन उन दोनों ने आपकी एक ना सुनी। सोनम, कोई बात नहीं, शायद गलती मेरी ही है, तो नाश्ता बनाने में लेट हो गया, तभी तो वो दोनों मुझे सुना रहे थे। दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपने आप को बेकार में दोषी ठहरा रही हैं। 2 दिन बाद। दीदी, मैं जल्दी से ये पालक साफ करके काट देती हूँ, तब तक आप आटा लगा दीजिए, ताकि खाना जल्दी बन जाए, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। हाँ सोनम, तुम सही कह रही हो, गर्मी बहुत हो रही है, तो हम दोनों मिलके जल्दी से खाना बना लेते हैं। अरे बहू, ये क्या तरीका है? तुम दोनों ने सिर पर पल्ला नहीं रखा है? मुझे तो लगता है ये लव मैरिज करके आई है, बिगड़ी हुई है, तभी तो ये
बड़ी बहू तुझे भी बिगाड़ रही है। मुझे तो लगता है कि तू भी इसके रंग में रंग रही है। तेरे सिर पर पल्ला कहाँ है? बहू मुझे तो लगता है कि तुम दोनों ने अपनी शर्म बेच खाई है, जो इस तरह से यहाँ अपनी इज्जत नीलाम कर रही हो। माँ जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माँ जी हम दोनों तो किचन में हैं, भला यहाँ कौन आता है जो हमारी इज्जत नीलाम हो रही है? और वैसे भी माँ जी सिर पे पल्ला रख के खाना बनाते बनता नहीं है। अब हम पल्ला संभाले या फिर खाना बनाए टाइम से। छोटी बहू जिस दिन तू इस घर में आई थी, मैंने उसी दिन बोल दिया था ना कि तुझे अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, मेरे तौर तरीकों के हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन तू मुझसे बहस कर रही है। लगता है तुझे इस घर में नहीं रहना है, तुझे इस घर से जाना है क्या? आने दे आज मेरे छोटे बेटे को, फिर मैं तुझे उससे सबक सिखवाती हूँ। और बहू अपनी ये जबान जरा संभाल के रखो, मुझसे इस तरह कहती की तरह जबान चलाई ना तो जबान काट दूंगी मैं। और बनाओ जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि मेरे बेटे ऑफिस से आ ही रहे होंगे। उसके बाद मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी कि इस वजह से खाना नहीं बन पाया, उस वजह से खाना बन नहीं पाया। सोनम तुम माँ जी को इस तरह से जवाब मत दिया करो, वो जैसा कहें चुपचाप मान लिया करो, नहीं तो फिर आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ होता है। फिर माँ जी आपकी शिकायत भी देवर जी से कर देंगी बढ़ा चढ़ा के, फिर देवर जी भी आपके साथ वैसे ही व्यवहार करने लगेंगे जैसे मेरे पति मेरे साथ करते हैं। दीदी आप मेरी चिंता मत करिए, मैं कोई कमजोर औरत नहीं हूँ, मुझे अपनी आत्मरक्षा करना अच्छे से आता है। और रही आपके देवर जी की बात, तो अपनी माँ की बातों में कमी नहीं आएंगे, क्योंकि हम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कुछ दिन बाद पूनम तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने? इसमें कितना तेल डाला है? तेल क्या तुम्हारे बाप के घर से आता है क्या जो इतना बर्बाद करती हो? तुम्हारा आए दिन रोज का नाटक हो गया है, खाने में कभी कुछ कमी तो कभी कुछ कमी। खुद ही खा लेना इस खाने को, नहीं खाना मुझे इस खाने को। दीदी तो कितना अच्छा खाना बनाती है और जेठ जी के हिसाब से ही बनाती है। उसके बाद भी जेठ जी कितने नखरे दिखा रहे हैं खाने में, जबकि खाना तो कितना अच्छा बना है। उसके बाद भी जेठ जी दीदी के साथ ये कैसा बर्ताव करते हैं। और माँ जी को भी देखो, वो कैसे एकदम शांत खड़ी है। ये नहीं कि अपने बेटे को समझाए कि बेटा ये जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। हट जाओ मेरे सामने से, जाने दो मुझे। मनहूस की तरह खड़ी हो जाती है। बेटा तुमने ये बिल्कुल सही किया, अगर तू अपनी बीवी को दबा के नहीं रखेगा तो उसके पर निकल आएंगे। माँ जी आप खुद ही देख के बताइए कि सब्जी में तेल ज्यादा है या नहीं। सब्जी एकदम ठीक बनी है, उसके बाद भी जेठ जी ऐसा क्यों करते हैं? माँ जी आपको तो अपने बेटे की इस हरकत पर उसे समझाना चाहिए, पर आप तो उल्टा जेठ जी को ही सपोर्ट कर रही हैं। अरे आप कैसी औरत हैं? बहू तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मुझसे सवाल जवाब करेगी? बहू तू अपनी जबान पर ना लगाम दे, नहीं तो तेरा भी यही हश्र होगा। भले ही मेरा बेटा तुझसे लव मैरिज किया है, पर वो मेरी ही बात मानता है, समझी तू? दीदी आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कुछ बोलती क्यों नहीं है? जेठ जी और सासू माँ आपके साथ कितना गलत व्यवहार करते हैं, फिर भी आप चुपचाप सब सह लेती हैं। सोनम अब क्या बोलूं मैं, शायद मेरी यही किस्मत है, शायद गलती मेरी ही है जो मुझसे सब्जी में तेल ज्यादा हो गया। अगर सब्जी में तेल ज्यादा ना होता तो शायद ये मुझे इस तरह से ना डांटते। शाम को अमित माँ जी और जेठ जी दीदी के साथ बहुत गलत करते हैं। वो तो दीदी है जो इतना बर्दाश्त करती है। अगर मेरे साथ सासू माँ ऐसा करती, मैं सासू माँ को दिन में तारे दिखा देती। अमित आप अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं है? वो जो कुछ भी कर रही है एकदम गलत कर रही है। सोनम माँ को समझाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माँ वही करती है जो उसका मन करता है। भाभी जब से ही शादी करके इस घर में आई हैं, तब से ही भैया और माँ दोनों मिलकर उनको बहुत परेशान करते हैं। बेचारी गरीब घर की हैं, इसीलिए वो इतना सब कुछ सहती हैं। भाभी बहुत अच्छी हैं, वो घर में सभी का ध्यान रखती हैं। जब से ही शादी करके आई हैं तभी से वो ऐसा कर रही हैं, कभी भी बहाना नहीं करती हैं किसी भी काम को ना करने का। पिछले साल भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, बेचारी वो 2 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाई। इसी बात से माँ और भैया उनसे नाराज हो गए थे, बोल रहे थे कि तुम्हें
इस तरह हम लोग लिटा के खाना थोड़ी ना खिलाएंगे। जाओ, चली जाओ अपने मायके। और उनको उनके मायके भेज दिया था। फिर भाभी के पापा यहाँ पर आए। उन्होंने बहुत मिन्नत की माँ से, तब जाके वो भाभी को यहाँ दोबारा वापस लाए। वो लोग तो बोल रहे थे कि हम भाभी को अब दोबारा यहाँ कभी नहीं लाएंगे, वो बहाने करके लेटी रहती हैं। जबकि भाभी ने कोई बहाना नहीं किया था, उनकी सचमुच तबीयत खराब थी। लेकिन उसके बाद से ही भैया और माँ दोनों ने भाभी के ऊपर और ज्यादा ज्यादती शुरू कर दी। मैं माँ और भैया को समझाता भी था कि वो भी किसी की बेटी हैं, उनके साथ ऐसा ना करो, लेकिन वो दोनों मानते ही नहीं थे। फिर मैंने भी उन दोनों को समझाना छोड़ दिया, क्योंकि वो कभी मेरी बात सुनते नहीं थे। मैंने भी सोचा कि क्या दीवार पर सिर मारना। लेकिन अमित, मैं दीदी के ऊपर हो रहे इस अत्याचार को ऐसे चुपचाप तो नहीं देख सकती हूँ। अमित, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं माँ और जेठ जी दोनों को ही सबक सिखा दूँ। अरे सुनो, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी करोगी मैं सहमत हूँ। मुझे पता है कि तुम एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की हो। तुम जो भी करोगी वो सही करोगी, कभी गलत नहीं करोगी। ठीक है अमित, अगर आप मेरे साथ हो तो फिर आप देखना कि मैं कैसे माँ जी और जेठ जी को सबक सिखाती हूँ। एक हफ्ते बाद। आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है और चलने में भी जैसे चक्कर आ रहा है। आधा अधूरा नाश्ता बनाकर मैं दोबारा आके यहाँ लेट गई हूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मेरा माथा तो बहुत गर्म है, ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार हो गया है। बहू, ये क्या, सुबह के 8 बज गए हैं और तुम अभी तक बिस्तर में लेटी हुई हो? अरे बहू, अभी तक ना चाय बनी है और ना ही नाश्ता, और तुम यहाँ आके आराम से लेटी हुई हो। क्या पूरे घर को भूखा मारने का इरादा है क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे मेरा बेटा ही सुधार सकता है। रुक, मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ। माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ जी, मुझे कल रात से ही तेज बुखार है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मुझसे बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। माँ जी, अभी मैं किचन में गई थी नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इसीलिए मैं आके लेट गई। बहू, मेरे सामने ये बीमारी का झूठा नाटक मत करो। बहुओं का काम होता है घर वालों की सेवा करना, ना कि आराम करना। माँ, इसे अभी मैं ठीक करता हूँ। ये अपनी मनमानी करने लगी है, अभी इसकी मैं सारी बीमारी ठीक कर देता हूँ। माँ जी और जेठ जी, आप दोनों हद करते हैं। दीदी की तबीयत खराब है, फिर भी आप दोनों उनको सुनाने में लगे हैं। मुझे तो लगता है कि आप दोनों को दीदी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, तभी तो आप लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं इनके साथ। माँ जी, एक बार आप दीदी का माथा छू के तो देखिए, देखिए ना कितना गर्म है। माँ जी, दीदी को अभी डॉक्टर की जरूरत है, ना कि घर के काम की। छोटी बहू, तुम बीच में ना पड़ो, वही अच्छा है। इसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ये घर के काम करेगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मुझे सब पता है, ये बीमारी का नाटक कर रही है ताकि इसे घर के काम ना करना पड़े। बेटा, अगर ये ऐसे ही बीमारी का नाटक करके लेटी रहेगी ना और घर का काम नहीं करेगी, तो बेटा ले जा इसको इसके मायके छोड़ा, क्योंकि बेटा जो लेट के आराम करेगा उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। चल उठ और निकल जा मेरे घर से, और जा अपने मायके में रह, वहीं तेरे माँ बाप तेरी सेवा करेंगे। यहाँ मैं तेरी सेवा नहीं करने वाली हूँ। माँ जी प्लीज मुझे मेरे मायके मत भेजिए, मैं अभी घर के सारे काम कर देती हूँ। देखा ना, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, कैसे ड्रामा करके लेटी थी मायके जाने के नाम से। देखो तो कैसे बोल रही है, अब मैं घर के सारे काम कर दूंगी। खत्म हो गया इसका सारा नाटक बीमारी का। अरे माँ जी, आखिर आप कैसी औरत हैं? दीदी की तबीयत खराब है, उसके बाद भी आप दीदी के साथ ये कैसा बर्ताव कर रही हैं? दीदी, आप कब तक, आखिर कब तक इनकी गुलाम बनी रहेंगी? जिन लोगों के दिल में आपके लिए थोड़ा भी प्यार नहीं है, उनके साथ क्यों रहना? दीदी, आप सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे काम करती हैं, इन लोग की सारी जरूरतों का ध्यान रखती हैं, उसके बाद भी आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। दीदी, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए, वहाँ किस लिए रहना? चलिए दीदी, चलिए, कब तक आप अपने आत्मसम्मान को इस तरह से ठेस पहुंचाती रहेंगी? ये लोग आपको आपके मायके भेज रहे हैं, तो चलिए दीदी, आप मेरे साथ चलिए। अब हमें यहाँ नहीं रहना है,
इन अत्याचारियों के साथ। हाँ हाँ, निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। मुझे भी तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। अमित, क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? हाँ सोनम, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह बेटा वाह, तू तो अपनी बीवी का गुलाम बन गया है। बचपन से पाल पोस कर मैंने तुझे इतना बड़ा किया, तुझे इस काबिल बनाया, इसलिए कि तू बड़ा होके अपनी बीवी का गुलाम बने। माँ, ये सब कुछ आज जो भी हो रहा है, ये सब आपकी जिद की वजह से हो रहा है। अगर आप अपनी बहुओं से अच्छे से रहती तो शायद ये कभी नहीं होता। और माँ, भले ही आप मेरी माँ हैं, लेकिन आप गलत हैं, इसलिए माँ मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूँ। हाँ हाँ, जाओ, शौक से जाओ। किसने रोका है तुम लोगों को? जब 4 दिन बाहर रहोगे, आटे दाल चावल का भाव खुद ही मालूम पड़ जाएगा। तुम दोनों ध्यान से सुन लो, अगर तुम दोनों ने इस चौखट से कदम निकाला ना, तो दोबारा कभी इस चौखट के अंदर तुम दोनों को मैं आने नहीं दूंगी। माँ जी, दोबारा यहाँ लौट के इस जेल में कौन आना चाहेगा? नहीं आना हमें दोबारा यहाँ लौट के। चलिए दीदी, देख रहा है ना बेटा, मेरी बीवी के बहुत पर निकल आए हैं। अपनी देवरानी को देख देख के वो बिगड़ती जा रही है। जाने दो माँ, मुझे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद। अरे ये क्या, कपड़ों का ढेर तो यहीं पड़ा हुआ है। मेरे कपड़े तो प्रेस नहीं है। आज तो मेरी जरूरी मीटिंग है और मेरे पास अब टाइम भी नहीं है। पूनम रहती थी तो मेरे सारे कपड़े प्रेस करके अलमीरा में टांग देती थी, मैं आराम से उनको पहन लेता था। लेकिन ये क्या, आज तो मेरे पास एक भी प्रेस कपड़ा नहीं है। माँ, माँ, हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? माँ, ये सारे कपड़े के ढेर ऐसे ही पड़े हैं, आपने इनको प्रेस नहीं किया? बेटा, अब आखिर मैं क्या क्या करूं? आखिर मैं भी तो बूढ़ी हो गई हूँ। अब मुझसे घर का इतना काम नहीं होता। मैं तेरे लिए सुबह का नाश्ता बनाऊं, फिर तेरा लंच तैयार करूं, तेरे लिए रात का खाना बनाऊं, तेरे कपड़े धोऊं, इतना सारा काम मुझसे नहीं होता है। और तू है कि एक काम छूटा ही नहीं है। फिर भला मैं कैसे इतने सारे काम करूं? अच्छा ठीक है माँ, जाओ आप जाके मेरा नाश्ता लगाओ, मैं अपने कपड़े प्रेस कर लेता हूँ जल्दी से। जब से पूनम गई है तब से तो मैं घर के काम कर करके परेशान हो गया हूँ। पहले तो मैं अपने हाथ से उठाकर एक गिलास पानी तक नहीं पीता था, लेकिन अब मुझे खुद के कपड़े भी प्रेस करने पड़ रहे हैं। कुछ दिन बाद। अरे माँ, जल्दी से मेरा नाश्ता ले आओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और माँ, 3-4 दिनों से मैं वैसे रोज आपके नाश्ते की वजह से ऑफिस लेट जा रहा हूँ। अब तो मेरे बॉस ने भी कह दिया है कि अगर तुम रोज ऐसे ही लेट करोगे तो तुम्हारी आधे दिन की सैलरी काट दी जाएगी। ये ले बेटा नाश्ता। माँ, ये क्या, आपने मुझे फिर से रात की सब्जी और रोटी दे दी। और माँ, ये पत्तल में खाना क्यों दी है, बर्तन कहाँ हैं? माँ, आप मुझे रोज एक जैसा ही खाना खिलाती हो, आपके खाने से तो बोर हो गया हूँ मैं। बेटा, अब तेरी बीवी तो यहाँ बैठी नहीं हुई है जो तुझे रोज वैरायटी वैरायटी का खाना बना के देगी। अब मैं आखिर बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे जो खाना बन रहा है वही खा ले तू। माँ, ना तो आप ठीक से खाना बनाती हैं और ना ही मेरे कपड़े धोती हैं और ना ही मेरे कपड़ों पर प्रेस करती हैं। माँ, जब से पूनम गई है तब से तो मैं परेशान हो गया हूँ ये सारे काम कर करके। बेटा, मैं तेरे लिए खाना नाश्ता और लंच बना के ही थक जाती हूँ, उसके बाद मैं किसी तरह कपड़े धो देती हूँ। लेकिन बेटा, मैं तेरे कपड़े प्रेस नहीं कर पाऊंगी। वो तो बहू थी जो हर समय एक पैर पर खड़ी रहती थी और घर के सारे काम खुशी खुशी करती थी। माँ, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। ना आप मुझे मेरी बीवी के खिलाफ भड़काती और ना ही मैं उसके ऊपर इतना अत्याचार करता। हाँ बेटा, बहू के जाने के बाद मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि बहू हमारे लिए कितना कुछ करती थी, लेकिन हमने कभी उसकी कद्र नहीं की। बेटा, अब जब हमें समझ में आ गया है कि हम गलत थे, बहू सही थी, हमने उसके साथ बहुत गलत किया है, तो क्यों ना हम चल के बहू से अपनी गलतियों की माफी मांग लेते हैं और बहू को दोबारा घर में वापस ले आते हैं। माँ, आप ठीक कह रही हैं, हम कल ही पूनम के पास चलेंगे और अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे उससे और उसे दोबारा वापस घर ले आएंगे। ठीक है बेटा। अगले दिन। बहू, बहू, पूनम बहू। अरे दीदी, ये बाहर किसकी आवाज आ रही है? ये तो सासू माँ की आवाज लग रही है। अरे ये क्या, ये सासू माँ और जेठ जी यहाँ आए हैं। बहू, हम दोनों को माफ कर दो, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है जो तुम्हारे साथ
तुमने ऐसा व्यवहार किया। बहू, मैं गलत थी। मैं अपनी पुरानी सोच और दकियानुसी बातों की वजह से तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार करती थी। बहू, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है बहू, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से लेने आई हूँ। चलो बहू, अपने घर चलो। हाँ पूनम, घर चलो। तुम्हारे बिना वो घर सूना है। पहले मुझे तुम्हारी इतनी अहमियत नहीं पता थी कि तुम हमारे घर के लिए कितनी अहम हो। लेकिन पूनम, जब से तुम वो घर छोड़कर गई हो तब से मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितना जरूरी हो। पूनम, तुम सारा दिन हम सबका ध्यान रखती थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार करता था। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। इसलिए पूनम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी तकलीफ कभी नहीं समझने की कोशिश की, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पूनम, अब मुझे समझ में आ गया है, पति होने का मतलब सिर्फ अधिकार नहीं होता है, बल्कि अपनी पत्नी को सम्मान भी देना होता है और उसका साथ भी देना होता है हर सुख दुख में। अच्छा ठीक है जी, आप मुझसे अब इस तरह से माफी मत मांगिए। आप मेरे पति हैं। आपने मुझे सम्मान देने की बात कही, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप सबको ये समझ में आ गया अपनी गलती, तो मैंने आप लोग को माफ किया। तो मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया है। बहू, अगर तुम सही समय पर आवाज न उठाती तो शायद मैं अपनी सबसे बड़ी गलती कभी समझ ही नहीं पाती। माँ जी, मैं आपके दिल को कभी दुखाना नहीं चाहती थी। मैं तो बस माँ जी इतना ही चाहती थी कि जिठानी जी जिस सम्मान की हकदार हैं वो उन्हें मिले। माँ जी, परिवार तो वही होता है जहाँ एक दूसरे का साथ दिया जाता है। सोनम, तुमने जिस तरह मेरा ध्यान रखा, जिस तरह से मेरा साथ दिया, जिस तरह से मेरा खोया हुआ सम्मान मुझे वापस दिलवाया, तो तुम मेरी देवरानी ही नहीं, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। तो दोस्तों, किसी भी परिवार की असली ताकत प्रेम और एक दूसरे का साथ देने में होती है। अन्याय के सामने चुप रहने से अत्याचार बढ़ता है, लेकिन सही समय पर साहस से उठाई गई आवाज पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, आज आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।